हैं। आज धनखड़ साहब को सुनने का दिन है। आज वाइस प्रेसिडेंट देश के उपराष्ट्रपति ने जो कहा उसको सुनने का, समझने का दिन है। मैं एक एक स्लाइड आपको सुनाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, क्योंकि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है, अगर हिंदी में कहें तो। आइए चलें। I have no doubt Parliament cannot script a judgment of a court. I have no doubt about it. Parliament can only legislate and hold institutions, including judiciary and executive, accountable. कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हिंदी कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती होगी, हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। देश भारत है, हिंदी में ही बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार खुश रहिए भैया। अब कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट डिक्टेट नहीं कर सकता, फैसले नहीं लिखवा सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद से फैसले लिखेगा, सारे अपने अपने जो काम है सब एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लेकिन इनको अकाउंटेबल हेल्ड करेगा पार्लियामेंट। ये देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। और एक मिनट एक बात और बता दूं, जो आपको उपराष्ट्रपति दिख रहे हैं और जो आपको बड़ा मजाक करते हुए दिखते हैं और लोग इनका मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं, तो आप इनको हल्के में मत ले लेना। सुप्रीम कोर्ट के लर्नड लॉयर हैं और संविधान में इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो हल्के मत ले लेना, अरे जाट है इसको क्या आता होगा, दिमाग में ऐसी भ्रम मत पालना। ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय अवेलेबल इन द इंटायर पार्लियामेंट, ठीक है। But judgment writing, adjudication is the sole prerogative of judiciary. In as much legislation is that of the parliament. कहते हैं जजमेंट लिखना और जजमेंट देना ये जुडिशरी का काम है, और उसी प्रकार से कानून बनाना संसद का काम है। But are we not finding the situation getting challenged? I'm saying so because very frequently we are finding that executive governance is by judicial orders. When executive, the government is elected by people. The government is accountable to parliament. The government is accountable to the people at election. There is a principle of accountability in operation. अब साहब इनकी तो अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई। धनखड़ साहब ने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि जुडिशरी और ये सारे अकाउंटेबल हैं गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के। लेकिन अब जो है कोर्ट इंटरफेयर कर रही है और देश को, एग्जीक्यूटिव को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव नहीं चलाएगी, कोर्ट एग्जीक्यूटिव को नहीं चलाएगी, कोर्ट अपने ऑर्डर्स देगी, है ना, अपना काम करेगी, कानून का काम करेगी। एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी प्रकार से विधायिका में भी नहीं कर सकती, लेकिन उसमें भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो कहते हैं फर्क क्या है, अब सरकार के प्रति ये सारे अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट के प्रति ये सारे अकाउंटेबल, यहां तक तो सही है, पर पार्लियामेंट किसके प्रति अकाउंटेबल है? सरकार जो काम कर रही है वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर जनता के प्रति अकाउंटेबल है, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर भेजती है और जनता उनसे सवाल करेगी कि आपने ये गलत सही किया। एक बात बताइए, क्या किसी जज को आपने चुना? नहीं चुना। क्या किसी भी आपने आईएएस को चुना? नहीं चुना। अगर वो गलत करेगा तो क्या करेगा? सरकार उसे हटा देगी। जज को हटाने का क्या प्रोसेस है? पार्लियामेंट हटा देगी महाभियोग लाकर। लेकिन पार्लियामेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका क्या करेगा? जनता उस सरकार को हटा देगी 5 साल बाद। आगे समझ में? तो सुप्रीम पावर किसके हाथ में? आपके हाथ में, जो छीनी जा रही है। जज को आपने चुना नहीं है। जज इस पावर को, जो पावर आपने दी है, जो आपके पास है, जिससे आप चुनकर भेजते हो लोगों को, जज ये कह दे रहा है कि ये इनकी कोई वक्त नहीं है, यानी ये पूरी पावर जो आपकी है वो तो उसके पास चली जाएगी, यानी वो सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएगा आपके देश का। क्या ऐसा होना चाहिए? In parliament you can ask questions, critical questions, because the governance is by the executive. But if this executive governance is by judiciary, how do you ask questions? पार्लियामेंट में आप सवाल पूछ सकते हो, कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो उसका सवाल पूछ सकते हो। लेकिन यदि जुडिशरी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या आप उसका सवाल पूछ सकते हो? कोई आपको तरीका दिया गया? कोई तरीका नहीं है। Whom do you hold accountable in election? Time has come when our 3 institutions, legislature, judiciary and executive, must blossom. And they blossom best, and best for the nation, only when they operate in their own area. Any incursion by one in the domain of the other poses a challenge, which is not good. It can upset the apple cart. The relationship between these 3 must be wholesome, soothing, one of deep understanding, coordination, co-liaising, not to show authority. तो धनखड़ साहब बड़े बहुत सॉफ्ट शब्दों में बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत प्यार से, गजब का प्यार से। कहते हैं कि समय आ गया कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट तीनों ही ब्लॉसम करें, और तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे के, तीनों ही आगे बढ़ें, और तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। धनखड़ साहब, कौन कर रहा है एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप? बताइए। एग्जीक्यूटिव ने कहीं हस्तक्षेप किया क्या जुडिशियल मैटर में? किया क्या? किस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया नहीं 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 ये ऑर्डर गलत है?
ऐसा किया क्या? हिम्मत है क्या करने की? वो तो आपका नौकर है। अच्छा, ये दूसरी बात में सरकार ने ऐसा किया क्या? 11 साल तो हो गए मुझे देखते हुए, एक से एक गंदे फैसले आए साहब, एक से एक गंदे। आपने कौन सा फैसला पलट लिया? एक बता दो आप मुझे। तो आप भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे, यानी ना विधायकी कर रही है, ना एग्जीक्यूटिव कर रही है, ना पार्लियामेंट कर रहा है हस्तक्षेप, ना एग्जीक्यूटिव कर रहा है। कर कौन रहा है? एक तरफा कोर्ट, एक तरफा दादागिरी चला रहा है सब पर। चलिए, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लीजिएगा आप लोग, है ना। अब आगे चलते हैं। धनखड़ साहब ने और भी कुछ कहा है, जो कुछ कहा है आज सुनने लायक है, समझने लायक है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi. At the residence of Ajaz for 7 days. No one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the video condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, ordinary situation defined before, things would have been different. It was only on 21st March, disclosed by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosion, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not leave to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now, the nation waits with bated breath. The nation is listening because one of our institutions, to which people have looked up always with high respect and deference, was put in a dock. It is not overnight, even if it is kind of walls. Even if there are skeletons in the cupboard, time to drop the dead, time for its dead to go out, and time for the cover to burst. Let the bombs and skeletons be public domain so that cleansing takes place. कहते हैं भारत की जनता के सामने अभी एक केस आया, वही जज साहब के घर में जो नोट मिले जले हुए, बोले उस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पता चला 7 दिन बाद, वो भी अखबार में आया तो, वरना पता ही नहीं चलता। और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत है। समय आ गया है, हो सकता है कि कुछ भी ना हो सकता है उसके अंदर कुछ हो। अगर कुछ है गड़बड़, समय आ गया कि वो स्केलेटन्स, वो गड़बड़ को भी बाहर निकालने का, उन वर्म्स को भी बाहर निकालने का, पब्लिक डोमेन में लाने का, पब्लिक के सामने लाने का। बिल्कुल सही बात, पब्लिक से पैसा मिलता है सर आपको, पब्लिक के सामने सारी चीज़ें होनी चाहिए। तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक से लेते हैं पैसा, उससे तनख्वाह मिलती है आपको। हमें तो सब पता होना चाहिए साहब। हो गए तो माई लॉर्ड किसी और के, हमारे नहीं हो। वी आर द लॉर्ड ऑफ दिस कंट्री, वी द पीपल, है ना। हमने बनाया ये देश, हमारा देश है, हमने बनाया संविधान, हमारा संविधान है। तुम कोई नहीं हो उसमें, हमने तुमको कुछ नहीं रखा उसमें। जो अपने आप को शब्द है बाकायदा इन्होंने कहा, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी। हैं, ब्लडी हेल, यू आर द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी? आर यू नट्स? आर यू गॉन क्रेजी? वोटर इज द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? इस देश का मतदाता है कस्टोडियन डेमोक्रेसी का बॉस, तुम नहीं हो। वो जाता है धूप में, तब डेमोक्रेसी चल रही है इस देश की। कहीं कांग्रेस जीतती, कहीं भाजपा जीतती है, कहीं समाजवादी जीतती है, कहीं बसपा जीतती है, कहीं कोई और पार्टी जीतती है, कहीं AIADMK जीतती है, कहीं कोई जीतती है, कोई हारता है, कोई होता है। तो ये किसके दम पर हो रहा है? कोर्ट कर रहा है क्या? ये भारत की जनता वो कर रही है, उसने डेमोक्रेसी को बचा रखा है। वो नहीं है कि एक ही पार्टी जीत रही है, जब मन किया किसी को जिता दिया, किसी को हरा दिया। माहौल है, सब कुछ है, 400 पार चल रहा है, उसका मन किया उसने 240 से पटक दिया लाके, नहीं दी कम फुल मेजोरिटी। जनता है, डेमोक्रेसी की कस्टोडियन जनता है। आप नहीं हो। कौन सी गलतफहमी में, क्या कुछ खा पी के क्या ऑर्डर देते हो भाई? हाँ, कमाल के लोग हैं साहब, हैरान हूं मैं देखकर। कमेंट बीच बीच में लेता चलूंगा ताकि दिस विल गवर्नमेंट कैन ओनली बकलोली नो एक्शन, रॉबिन जी कह रहे। बात तो आपकी सही है सर। सर, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द हाई हेडेडनेस ऑफ SC, meddling with the affairs of parliament. Soon these judges would face the angst of common man. BJP is looking weak and out of control. Sad future. Absolutely. दीपाश जी बिल्कुल सही। ब्लिंक्स कह रहे हैं, जय श्री राम गुरु जी, इंदिरा गांधी टाइम सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था? बिल्कुल सही। कोलिज्म सिस्टम का सरकार हटा नहीं सकती, और क्या
हम कुछ नहीं कर सकते एससी के खिलाफ, नहीं, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जिनको चुना है उनको काम करना है, हर काम हम खुद नहीं करते, है ना। अब एक कमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखा कि नहीं, SC/ST एक्ट को पलट दिया सरकार ने। कुछ लोगों ने शाबानो वाला केस भी लिखा कि उसको पलट दिया सरकार ने। सरकार का प्रोरोगेटिव है, पार्लियामेंट का विशेष अधिकार है, वो ऐसा कर सकती है। क्या समझे, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई चीज़, यदि कानून नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग देता तो फॉर टाइम बीइंग उसे कानून माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कानून नहीं है, फॉर टाइम बीइंग टिल देयर इज अ लॉ। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, गया आपका जो भी आपने डिसीजन दिया था वो तो गया कूड़े के ढेर में। ऐसा नियम है, ये नियम है। लेकिन पार्लियामेंट नियम कोई कानून बना देगी, उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगा, बोलेगा ये कानून गलत है। ऐसा नियम नहीं है। बात जो हो रही है, जो इंटरफेरेंस की, वो गैर कानूनी काम करने की हो रही है। कानूनी काम तो सही है, वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो तो तर्क संगत है, कानून संगत है, उन्होंने किया, चाहे राजीव गांधी ने किया हो चाहे उन्होंने किया हो। जो गैर कानूनी उसकी बात हो रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है। चलिए, कंफ्यूजन ना रहे, मैंने कहा ना बीच बीच में आप लोगों का कमेंट लेता रहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपको समझ में आना चाहिए कि इस देश के अंदर कोर्ट कर क्या रहे हैं, क्या काले कारनामे कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। What's the entertainment section? बच्चा लोग There is a committee of 3 judges investigating the matter. But the investigation is domain of the executive. ये है बात। 3 जजेस की कमेटी बनी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही, कौन से, वो नोट, जले नोट वाले कांड। पर इन्वेस्टिगेशन तो डोमेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है। यही बात तो रात को जो आता उसने कही थी कि सब तुम ही कर लो, हार्ट के ऑपरेशन भी करा लो इनसे। अरे तुम थोड़ी कर लोगे, तुम्हें अधिकार ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का भैया। आपको अधिकार दिया ही नहीं है संविधान में, यह अधिकार कोर्ट के पास है ही नहीं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। समझिए बात को। कोई केस हो गया, कहीं मर्डर हो गया, तो जज जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, एसपी नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता आईओ, वही करेगा। मौका मुआयना कौन बनाएगा? हवलदार से लेके एएसआई और मैक्सिमम एसआई तक। नियम है, हर चीज के लिखे हुए लेट डाउन रूल्स हैं। हर कोई नहीं कर देगा कि वो आया, एसएचओ आया या एसपी आया उसने कर दिया। बयान कौन लेगा? लिखा हुआ है, हर कोई नहीं कर लेगा। ऐसा थोड़ी डीजी तुम्हारे आके बयान लेके चला जाएगा, नहीं माना नहीं जाएगा कोर्ट में कि नहीं साहब ये तो एम्पावर्ड ही नहीं है। क्या बोलते हैं अपन जाके, सर ये तो एम्पावर्ड ही नहीं है। एफआईआर आए, उठा के एफआईआर साहब जो है, एसपी साहब ने एफआईआर फाड़ दी, एम्पावर्ड ही नहीं है सर। एफआईआर ये कहाँ से फाड़ लेंगे? थाने का डोमेन है, थाने में जो एसआई लेवल है वो एफआईआर करेगा। ये कहाँ से कूद पड़े बीच में? क्या डीएम जाके एफआईआर कर देगा क्या? नहीं, नहीं कर सकता। कर दिया तो फाड़ दी के फेंक दी जाएगी, कूड़े में चली जाएगी। ऑर्डर दे सकता है एसपी को, एफआईआर करो। एसपी ऑर्डर दे सकता है थाने को, एफआईआर करो। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं सीधे एफआईआर कर दूंगा। तो डोमेन है ही नहीं आपका, आप वो काम कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एसएचओ जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो वो बोले मेरे को ओटी में जाना ऑपरेशन करने, कोई घुसने देगा क्या? डॉक्टर लात मार के भगा देंगे ना, बोले भाग तेरी। क्यों? क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं है, शासन प्रशासन ने उसको ये पावर नहीं दी है। उसी प्रकार से, और ऑपरेशन करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, पढ़ाया गया MBBS MS। इसी प्रकार से यहाँ इनको पुलिसिंग के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे थोड़ी कल आपकी नौकरी लग गई, कोई बाबू की नौकरी थोड़ी कल से जाके ज्वाइन कर लोगे। ट्रेनिंग होती है भाई, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज जो होती है, एजेंसीज जो होती है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। तो तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें तो आता ही नहीं करना। तुमने कौन सी पढ़ाई करी है, कौन सा कोर्स किया, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? तुम इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाओगे, तुम लेके बैठ जाओगे, तुम गोपीचंद जासूस बन जाओगे। अरे कमाल कर दिया यार, क्या मजाक बनाया हुआ देश का। आपको अधिकार ही नहीं है, सीधी सी बात ये, एम्पावर्ड ही नहीं हो। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एम्पावर्ड, वो वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं। संविधान में, कानून में, हर जगह एम्पावर्ड वर्ड लगता है साहब। छोटी छोटी चीज़ों पे हम केस जीत जाते हैं, जरा जरा सी चीज़ों पर, जरा जरा सी चीज़ों पर। मेरा एक केस था, कॉन्ट्रैक्ट का था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना किसी को था, कर कोई गया, ठीक। हम खट से उससे तुरंत हमने बोल दिया नल एंड वॉइड हो गया। ये एम्पावर्ड ही नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जिसने बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट करना उसको था, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना था। तो ये तो है ही नहीं। नॉन गजेटेड कहाँ से आ गया, इसने कहाँ साइन कर दिए, तो है ही नहीं। चलो हटो। तो एम्पावर्ड इतनी बड़ी ताकत होती है, एम्पावर्ड है या नहीं है,
ठीक है, एम्पावर्ड नहीं हो, आपको अधिकार ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर कैसे रहे हो? Investigation is not the comment. Officially, in the committee of Constitution of India, no. In this committee of cases, yes, any section. Under any law, emanating from Parliament, no. Committee can make recommendation. Recommendation to whom? Before what? The kind of mechanism we have for justice. क्या समझाया अभी? क्या कर सकती है? जो मैंने अभी समझाया वही वो बोल रहे हैं। हमने आपको कलेक्टर के लेवल से समझाया, रिकमेंडेशन कर सकता है, वो भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। क्या कि जांच करो, जांच करने थोड़ी बैठ जाओगे हैं? और अगर इतना ही सारा करने का शौक है, फिर ये क्यों कहते हो कि हमारे यहाँ की वो जो टॉयलेट्स उन्हें साफ करो? जाके साफ कर लिया करो। फिर क्यों कहते हो साफ करो? है कौन है पीडब्ल्यूडी वाला? बोला उसको चीफ सेक्रेटरी को। तो चीफ सेक्रेटरी से नीचे तो बात नहीं करते, इज्जत घट जाती तुम्हारी। तो सीधे ब्रश उठाया करो, चले जाया करो। अगर गटर वटर चौक हो जाए तो नीचे उतरा, ढक्कन उठाया उतर जाओ नीचे, क्या दिक्कत है उसमें? जब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो तो गटर भी तो साफ कर सकते हो। नहीं, तब तुम ऑर्डर देंगे, हमारा काम थोड़ी है। इन्वेस्टिगेशन भी तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए भी ऑर्डर देना है तुमको। गजब। The only action finally that can be taken is by the Parliament. Proceedings of renewal or initiative. Month is passed. More than that, an investigation requires speed, resolution, if the citizens of the country are putting positions like us, are we not? एक महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। आर वी नॉट डाइल्यूटिंग द रूल ऑफ लॉ? बिल्कुल। Answerable to be the people who gave us the Constitution. And therefore, I would strongly urge everyone concerned to examine this as a test case. What legitimacy and jurisdictional authority does this committee possess? Can we have separate law made by a category and a law made by that category? Divorce Constitution, divorce Parliament, committee appointed by the Mayor, inherently lacks legal standing. इनहेरेंटली लैक्स लीगल स्टैंडिंग। उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं धनखड़ साहब, बिल्कुल वही भाषा जो उनको समझ में आती है। प्राण निकल निकल जा रहे होंगे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। तुम्हारी हैसियत औकात ही नहीं, तुम्हारी लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है भैया, समझिएगा। आप क्या समझते हो ये थाना ऐसे ही खुल जाता है? पुलिस थाना खोलने में मालूम है आपको कितने बड़ी कवायद होती है? एक नया थाना खोलने में क्यों ऐसा होता है कि अरे साहब थाना दूर हो गया, ऐसा हो गया, और इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई फिर भी थाना नहीं बढ़ रहा। क्या जा रहा है सरकार का? एक ऑफिस तो और खोलना है, खोल देगी, नहीं खोल पाते, बहुत लंबी प्रोसेस है। तब जाकर थाना खुलता है। ऐसा नहीं होता कि मनमर्जी कर दी, ऐसा नहीं होता कि मनमर्जी से आप कोई कमेटी बना लोगे। इस कमेटी की लोकस स्टैंडाई ही नहीं है, ये लीगल ही नहीं है, इलीगल है ये कमेटी, क्योंकि इसको आपने बना दिया। आपको सरकार को रिकमेंडेशन देना था कि साहब कमेटी बनाइए, जांच कमेटी बनाइए। सरकार जांच कमेटी बनाती या नहीं बनाती सरकार का, या हो सकता है वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को। आपको तो ये भी नहीं कहना था कि कमेटी बनाइए, ये भी आपका ओवररीच है। आपको सिर्फ ये बोलना था इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो कार्रवाई है वो कीजिए। आपने 1 महीना हो गया, कोई अब तक कार्रवाई नहीं करी। आप अपनी कमेटी बनाकर आप सिर्फ खेल रहे हो संविधान के साथ में, और आप कुछ नहीं कर रहे। आप सीधे सीधे देश के कानून का, संविधान का मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या ये कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। धनखड़ साहब ने आज जो कहा है और जो किया इस देश के लिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज एक बात बोलूँ आपको। धनखड़ जी ने आज इस देश पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि आज जो उन्होंने जितना बोला है ये संभवतः शायद कोई इतने मुश्किल समय में बोल नहीं पाता, लेकिन खुलकर जो उन्होंने बोला ये देश आपको हमेशा याद रखेगा कि कोई तो एक इंसान था जिसके अंदर गैरत थी, जिसके अंदर हिम्मत थी, जो इन निकम्मों से टकराया है, जो अपने आप को खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं। आज किसी ने तो आईना दिखाया है। अब ये इनके पीछे पड़ जाएंगे, देखना आप इनके केसेस खोलेंगे बुरी तरह से, ये इनकी गंद शुरू हो जाएगी। सो मोटो, दुनिया में सो मोटो नहीं मालूम क्या होता, भारत में सो मोटो होता है। Not for a moment I will ever say that we must not give premium to Muslims. Democracy is nurtured. Its core values blossom. Human rights are taken at a high pedestal when we believe in Muslims. Till the guilt is established. And therefore, कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि किसी को तोहमत लगा दो किसी पर। जब तक किसी आदमी, कोई व्यक्ति गलत साबित ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है। इसलिए इनोसेंट को सबसे ऊपर रखा गया, मानवता को सबसे ऊपर रखा गया है। or I must not be misunderstood.
or cast them as persons, or any individual. But then, in a democratic nation, purity of its criminal justice system defines its direction. Investigation is required. Boys and girls, no investigation under law is in progress at the moment. कहते हैं कि भारत में जो नियम है, कानून है, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। अभी बहुत मजेदार चीज आपको आएगी समझ में, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और क्यों इस इन्वेस्टिगेशन का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखिए समस्या क्या, इस देश में कानून नहीं पढ़ाया जाता है और लोगों का कानून में इंटरेस्ट नहीं है। कानून सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसका रोज आपको दो चार होना इस कानून से, आपको डेली कानून आपको आता है ना, पुलिस वाला आपसे ढंग से बात करेगा, दुनिया में कहीं चले जाओगे आपसे ढंग से बात करेगा। तो कानून कैसे उल्लंघन हो रहा है, क्यों इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको समझिए। Because for a criminal investigation, Yes. the initiation has to be by an FIR. Yes. Because for a criminal investigation, initiation has to be through FIR. First information report, प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्राइम हुआ है इसकी रिपोर्ट है कहां, किधर है? मैंने क्राइम हुआ ही नहीं है। जो नोट पकड़े गए, भारतीय मुद्रा जला दी गई। आप एक नोट जला दो सर, आपका वीडियो आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप जेल में सड़ जाओगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। नोट जलाना जेल टर्म है सीधा। एक आदमी ने करोड़ों रुपए जला दिए देश के, एक नोट में आपको जेल हो जाएगी। उसने हजारों लाखों नोट जला दिए, नंबर ऑफ नोट की बात कर रहा हूं। ये क्रिमिनल कंडक्ट है। क्रिमिनल कंडक्ट इस्टेब्लिश कैसे होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू थोड़ी हो जाएगी कि भैया FIR हो होगा, ना ना ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भैया यहाँ ये घटना पाई गई। इसके बाद मौका मुआयना, किस जगह हुई, मैप बनेगा, सब कुछ होगा। इसके बाद बयानबाजी, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू। तो ये तो कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं हो रहा। सजा देनी नहीं है ना। जब आप इसी चीज को कोर्ट में लेके जाओगे, कहेंगे FIR कहाँ है, वेयर इज द FIR? है क्या मजाक करने आए हो? कहीं सजा हो सकती है कि बिना FIR के? हैं? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है ना सर, FIR नहीं है तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं इस देश के साथ। ये बेहुदा मजाक क्रिमिनल कर रहे हैं, क्रिमिनल कहूंगा मैं, क्रिमिनल कर रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल ने क्राइम किया है तो वो व्यक्ति क्रिमिनल है, और जो क्रिमिनल है वो FIR ही दर्ज नहीं होने दे रहा। First information report. It is not there. It is not the land. But every cognizable offence is required to be reported to the police. And failure to do so, failure to report a cognizable offence is a crime. हा, क्राइम पे क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको थाने में बताना ही पड़ेगा। और यदि आपने नहीं बताया तो ये भी क्राइम है, इस पर भी आपको सजा हो जाएगी। तो जिन जज साहब के घर में नोट जले हैं, हम मान लेते हैं उनके नहीं होंगे, लेकिन आपने पुलिस को नहीं बताया, आपने FIR नहीं कराई, ये तो क्राइम हो गया सर। क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ कहाँ बचेंगे, हमारे है ही नहीं, वो तो किसी और के थे, कि नौकर ने जला दी, कोई बाहर से आके जला के चला गया। तुम्हारे घर में हुआ ना, प्रेमाइसिस तुम्हारा है ना, तुमको तो पुलिस को रिपोर्ट करना था, किया क्या? नहीं किया ना। लेकिन इनके लिए कोई कानून है ही नहीं, ये कानून से ऊपर है ना। Therefore, you all will be wondering why there has been no FIR. The answer is simple. An FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you. One has only to activate the rule of law. No permission is required. But if it is judges, their category, FIR cannot be state registered. It has to be approved by the concerned judiciary. But that is not given in the Constitution. Constitution of India has accorded immunity from prosecution only to the honorable president and the honorable governors. कमाल हो गया साहब। FIR रजिस्टर नहीं, क्यों नहीं हुई? कोई भी क्राइम होता है किसी के भी खिलाफ, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, कोई भी बना रहे हो। धनखड़ जी कह रहे हैं मेरे खिलाफ भी हो जाएगी, FIR मेरे खिलाफ भी हो सकती है। सही है, किसी के भी खिलाफ FIR हो सकती है। अरेस्ट के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। अगर वो मान लीजिए SAG ग्रेड 1 ऑफिसर है, उसके लिए डिपार्टमेंटल परमिशन चाहिए होती है, साहब हमें इसको अरेस्ट करना है, आपको एक रिटन परमिशन चाहिए होती है जो मिली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, एक केस था मुझे अभी भी याद है, बंदा जो है वो DRDO में काम कर रहा था और उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने जो है दहेज प्रताड़ना तमाम सारे केस लगा दिए थे। अब पुलिस उसको अरेस्ट करने गई। हमने कहा ऐसे कैसे अरेस्ट हो जाएगी भाई, मेरा मित्र था, मैंने कहा ऐसे कैसे अरेस्ट हो जाएगी?
वो गजटेड ऑफिसर है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पुलिस को समझ में आ गया मामला गड़बड़ है, ये तो चक्कर गड़बड़ ज़ाला हो गया। पुलिस लौट कर आई, उन्होंने लिखा बोले साहब हमको जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है और अरेस्ट करना है। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उस समय जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। DRDO ने लिख कर दिया कि इस समय इसकी अरेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इतने समय के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब आप इसकी अरेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ केसेस में होता है, बाकी 99% केसेस में तुरंत वो परमिशन देता डिपार्टमेंट। तो FIR किसी के भी खिलाफ हो सकती है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। उनमें पहला है गवर्नर और दूसरा है राष्ट्रपति। फिर इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? FIR क्यों नहीं हुई? FIR इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनका यह कहना है कि कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी FIR, भारत में किसी पर भी FIR हो सकती है। संविधान में सिर्फ 2 लोगों को छूट मिली है, एक गवर्नर और एक राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है, मोदी के खिलाफ FIR हो जाएगी। ये रियल, ये सच्चा, सही बोल रहे हैं, असल कानून यही है देश का। ठीक है, लेकिन जजेस के खिलाफ FIR नहीं हो सकती क्योंकि जजेस का ये कहना है कि नहीं, अगर आप किसी भी जज के खिलाफ में FIR कर रहे हो तो कंसर्न जुडिशरी पहले उससे परमिशन लानी होगी। आपको FIR करने के लिए कंसर्न जुडिशरी से परमिशन लानी होगी, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ऐसा तो संविधान में लिखा ही नहीं है, ऐसा तो रूल बुक में है ही नहीं। फिर अपने मन से कानून बना लिया, संविधान में नहीं लिखा है इसके बावजूद अपने मन से कानून बना लिया। इसे जुडिशियल ओवररीच की पराकाष्ठा बोलते हैं। अपने मन से कानून बनाए चले जा रहे हैं साहब। कानून बनाने का अधिकार नहीं है जुडिशरी को, लेकिन अपने मन से कानून बना लिया कि हमको टच नहीं कर सकते। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, संविधान में जज के लिए कहीं नहीं लिखा है कि जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ FIR नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन एक गुंडागर्दी, प्रशासनिक गुंडागर्दी चल रही है, विशुद्ध गुंडाई चल रही है। So how come a category beyond law has secured disability? Because the ill effects of this are being felt in the mind of one and all. Every Indian, young and old, is deeply concerned if the event had taken place at his house. The speed would have been electronic, rocket. Now it is not even a metal card. यदि सामान्य व्यक्ति का ऐसा हुआ होता तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है, हाँ? लेकिन यहाँ पर तो मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये गुंडाई है, ये विशुद्ध रूप से गुंडाई है। मैंने क्या कहा था आपसे, इनके खिलाफ FIR होना जरूरी है, इनको जेल भेजना जरूरी है। यही कहा था कि एक महाभियोग लाओ, उतारो और जेल भेजो, बहुत जरूरी है। धनखड़ साहब यही नहीं रुके, धनखड़ साहब ने आज इनको बहुत तरीके से और बहुत प्यार से जवाब दिया। लेकिन ये भाषा इनको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये भाषा नहीं समझेंगे, इनको भाषा चाहिए है कौन सी, जो योगी जी बता रहे थे ना, भूत बातों से नहीं मानते। Boys and girls, let me take to you early this year. On January 27, 2025, a 7-member law class bench, headed by a former Supreme Court judge, ruled it possesses jurisdiction to investigate corruption complaints against High Court judges. So motu cognizance was taken. And mind you, if you go to other judicial dispensations in other countries that have democracies thriving, so motu cognizance is a known to me. And then it was stayed on one ground, independence of judiciary. This independence कोई कवच नहीं है. This independence is not some kind of impregnable cover against inquiry, investigation, for institutions thrive with transparency, with their being prone. The surest way to degenerate an institution or an individual is to give total guarantee there will be no lying, no scrutiny, no. तो साहब एक कानून बना और कानून बनाया गया 27 जनवरी 2025 को 7 मेंबर लोकपाल बेंच के थे। उन्होंने जो है ये कहा कि भाई जो कोर्ट के जज है उनके खिलाफ जो कंप्लेंट होती है उसको प्रोब किया जाना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ। सू मोटो आ गया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाएगी, है करप्शन के केसेस में इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाएगी। इतना मोटा माल कमाया है, मैं कह रहा हूं सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, जो देश में होगा देखा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक कर दो इनके खिलाफ। नेताओं से मिले जुले लोग जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली, एक जज नौकरों के नाम पर संपत्तियां हैं, विदेशों में संपत्तियां, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सरकार को चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रातों रात, बिल्कुल एक जज की कुंडली सबको। देखो सर ऐसा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सब कुछ है, आप उन्हें जरा सा इशारा करोगे ना, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है,
इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, वो खुद इनसे बहुत परेशान है। तो हाँ, तो सो मोटो कॉग्निजेंस आ गया साहब, नहीं 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 नहीं, जुडिशरी खतरे पड़ जाएगी। और सबसे मजे की बात ये, सो मोटो दुनिया के बाकी देशों में पता ही नहीं है कि क्या होता है। ये गंद सिर्फ भारत के अंदर है। ये कहाँ लिखा है कानून में कि आप सो मोटो ले लोगे कॉग्निजेंस? कहाँ लिखा है? किस कानून के तहत आप ले रहे हो? हाँ, ये पावर एसएचओ को तो दी हुई है, आपको तो नहीं है। थानेदार को दी हुई है कि कोई कंप्लेंट करना नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें दिख रहा क्राइम है तो तुम खुद से उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। पर आपको कहाँ लिखी है? आपके लिए भी कानून में कहीं लिखा होगा तो बताओ तो सही, कहाँ है? कुछ भी मनमर्जी, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं लिखता, हम अपना कानून खुद बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या देश की हालत कर दी है साहब कि अब तो लिटरली लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा इस देश में से। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is weakening. It is fundamental for success of democracy. That is three fundamental pillars: legislature, judiciary, and executive are above board. They are transparent. They are accountable. They exemplify to the people at large the highest standards to be emulated. And therefore, the principle of equality before law, has been disregarded. It is fundamental to our democracy. It is nectar of our democracy. Time for us to enforce it. कहते हैं ऐसे हालात हो गए, इतने बुरे हाल हैं कि मीडिया सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया, एक मीडिया हाउस ने सर्वे किया, उसमें पूछा गया कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है। लोगों ने जुडिशरी में कॉन्फिडेंस या उसकी पारदर्शिता या उसमें विश्वास जताने से मना कर दिया। और कहते हैं कि रूल ऑफ इक्वलिटी पूरी तरह से, जो फंडामेंटल रूल है भारत का, प्रीएम्बल में जो दिया हुआ है कि इक्वलिटी होगी, वो इक्वलिटी है कहाँ? उस इक्वलिटी को तार तार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। धनखड़ साहब अभी भी नहीं रुके, बहुत कुछ समझाया है, ये सरकार की तरफ से समझाइश है, लेकिन इसके बावजूद समझेंगे ना, कतई नहीं। An event had taken place recently. I am dealing with only contemporary issues. An event had taken place recently on the release of a book, and the focus of the book by a former judge of the Supreme Court was on basic structure. The day was chosen as 14th April, associated with Dr. B.R. Ambedkar. The judge, former judge of the Supreme Court, and illustrious author of the book, referred to 13th April. He narrated an incident that had taken place on 13th April at Jallianwala Bagh before Independence, where our people were killed, massacred, injured, and by our own people, led by General Dyer. And then he came to the doctrine of basic structure, that this cannot happen now because of this doctrine. Examine for a moment this doctrine, case common Bharati gave to us. 13 judges of the Supreme Court assembled. The division was Article 76. We can't even do that. The judgment was on 24th April 1973. And this, according to the author, is our savior. But after we had this basic structural doctrine, our Prime Minister to save our seat imposed emergency on 25th June 1975. The justice forgot. The audience had forgotten. It was supposed to be engaging discourse, inquisitorial. No one asked a question. कि ये जो अवतार था, ये जो अमृत था, जो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा देगा, और जिसकी इतनी महामंडल किया जा रहा था, जलियांवाला बाग के रेफरेंस में वो भूल गए ताजा इतिहास को। 24th अप्रैल 73, और आप देखिए 2 साल पूरे होते ही emergency was claimed on 25th June. Lakhs of people were behind the bars, and there it was up to 21st March 1977. Lakhs of people. With this basic structure, Supreme Court found you have no fundamental right to equality. This is so much for your tribute to basic structure. The impregnability of basic structure was so demolished to pieces by the High Court of the land, reversing judgments of 9 high courts that in one voice here, fundamental rights cannot be avoided in democracy. There has to be access to judiciary. Highest court of land, a former judge, being author of the book, eulogizing a doctrine that completed the mark against assault on citizen rights.
hold these narratives. And I'm going to die. They all don't ask questions. I recently did the audition of asked the question, what happened to basic structure doctrine in 1975? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप लोगों को बड़े प्यार से समझा दूँ। एक किताब का उद्घाटन हुआ 14 अप्रैल, अम्बेडकर साहब का जब जन्मदिन था। 13 अप्रैल को चुना गया, 13 अप्रैल का रेफरेंस उसमें लिया गया। बोले 13 अप्रैल को क्या हुआ था जानते हैं? जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जहाँ जो है भारत में भारतीयों द्वारा भारत की ऑर्डर जनरल डायर ने दिया, भारत के लोगों ने गोली चलाई और भारतीयों को मार दिया, और ऐसा हो गया, और जो है पूरा अपने मन मर्जी उन्होंने कुछ किया और इतने सारे लोगों को मार दिया। जलियांवाला बाग, उसका रेफरेंस दिया किस में? बोले फिर बचा कैसे? बोले हमने बचाया, अब कभी जलियांवाला बाग नहीं हो सकेगा, ऐसा हमने कर दिया। कैसे कर दिया? केशवानंद भारती का केस उन्होंने दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए। अच्छा, तो केशवानंद भारती का केस क्या था मैं बताता हूँ। केशवानंद भारती का केस ये था कि उन्होंने उनके मठ की ज़मीन जो है वो सरकार ने ले ली, उसके खिलाफ वो गए और उन्होंने बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। भारत के संविधान में ज़मीन है, अगर मेरी है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कानून बदल के, कानून आप उतना तो बदल सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, प्रियम्बल नहीं बदल दोगे कि आप मेरे सब ज़मीन ही खा गए। ये सारा मैटर था, इसको लेकर गए। तो 7 और 6 जजेस के हिसाब से इसका वर्डिक्ट आया था। 7 ने फेवर में दिया था कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते आप समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि संविधान नहीं बदल सकते आप, संविधान नहीं बदल सकते, संविधान का जो प्रियम्बल है उसे नहीं बदल सकते, बाकी कानून वानून थोड़ी बहुत टहनियाँ वहनियाँ कर लो, तने को नहीं बदल सकते। ये नहीं कि आपने हटा के दूसरा कर दिया। बहुत बार मैंने आप लोगों से कहा हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास नंबर है, हम बदल देंगे ना कानून। तो क्यों रुक जाएगा? इसलिए रुक जाएगा क्योंकि ये जो केस है 1973 का, 24 अप्रैल 1973 का ये जजमेंट है, ये कहता कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का है और संवैधानिक बेंच का है साहब, वो कहता कि नहीं आप नहीं बदल सकते, यानी आप संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकते प्रियम्बल में। फिर क्या हुआ? 2 साल बाद एक मैडम चुनाव हार गई, जिन्हें लोगों ने पता नहीं माता का अवतार और क्या क्या बता दिया था। उन्होंने एक लात मारी और वो गया कानून तुम्हारा, उठाया, इमरजेंसी ठोकी और जो मनमर्जी आई वो किया और प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द घुसा दिए। क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा कानून, तुम्हारी रूलिंग, वो किधर गई? तुम तो कहते कुछ हो ही नहीं सकता। जो किताब लॉन्च कर रहे हैं आज की तारीख में 2025 में, वो कर रहे हमने वी आर द कस्टोडियंस, रिटायर हो गए चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, और रिटायर होकर उन्होंने किताब लिखी, किताब लिखी तो वी आर द कस्टोडियंस, हमने बचाया। हाँ, और वरना तो कभी भी चेंज हो जाता, लेकिन हमने ऐसा दे दिया चेंज नहीं हो सकता। भाई साहब हो गया तुम्हारे कहने के 2 साल बने, तुम तो खुद ही भागे फिर रहे थे, हे भैया हमें काम कर लेने दो, है 2 साल नहीं चिल्ला रहे थे तुम, तुम्हारे 10 जज चिल्लाए अरे भैया हॉलीडे पे नहीं जा सकता संविधान, संविधान सस्पेंड हो गया था, आपको नहीं मालूम, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था। नो फंडामेंटल राइट्स, हाँ खाली ऐसा थोड़ी कि इमरजेंसी लगा दी, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये चिल्लाती रहेगा कुछ नहीं कर पाए। तो जो आप जो लेकर आए हो कि हाँ साहब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अरे वो तो उसी समय उसकी तो मैयत उठ गई थी भाई साहब, मिट्टी फेंक गई, वो तो 6 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। पर आज क्यों लाए? आज इसलिए लाए कि वक्फ का कानून बन गया है। तो अब हम कैसे बताएं कि ये गलत हो रहा है? ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले कह दिया। ये जुडिशियल ओवररीच को नीचे से सपोर्ट करने वाली चीज़ है। हम ऐसी किताबें लिखेंगे, उससे बताएंगे कि ये वाली वर्तमान सरकार को जो है गलत कर रही है। इसके बाद हम कोर्ट से जो है इस देश को गवर्न करेंगे। यानी इस देश की 140 करोड़ की जनता ने जिनको चुनकर आपने भेजा कि आप देश चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे देश। देश कौन चलाएंगे? देश सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। यानी वो गिने चुने लोग कब्जा कर लेंगे आपके देश पर जिनको आपने कभी चुना ही नहीं। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, कई और जगह करने की कोशिश करी, कई जगह। एक जगह तो उन्होंने कह दिया चुनाव ही नल एंड वॉइड है, सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आज आपको बता रहा हूं, सरकार आज कान खोल के सुन ले, बेटा ही कहूंगा, बेटा सुधर जाओ, नहीं तो तुम में ये वो भूस भरेंगे 29 में कि तुम यहां से वहां भगते नजर आओगे, नचते नजर आओगे, नचते। ऐसा भूस भरेंगे अगर तुमने आज इन्हें जेल में डाल दिया ना तो तुम कल बच जाओगे, नहीं तो कल ये तुम्हारी वो दुर्गति करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम सोचो हम तो 400 सीटें ले आए, वो तुम्हें डंडा डालेंगे और मुंह में से तुम्हारे निकाल देंगे। ये उसकी तैयारी हो रही है। जो समझ में नहीं आ रहा ना आपको, मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेना। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया और आप ऐसे हिजड़े बन के खड़े रहे तो कल आपकी ऐसी की तैसी आपको नंगा करके घुमाएंगे भले बाजार, और जीतने के बाद। समझ गए? इसलिए आज एक्शन ले लो, इसी में भलाई है। मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। नहीं तो देख लो ना आपके अगल बगल में कितने सारे उदाहरण है। अभी दिया था ना, क्या जॉर्जिया था, कौन सा था भाई, रोमानिया, कौन कौन से देश थे भाई? देख तो लो जरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गुल खिलाए।
ट्रंप ने बोला ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इसको निकाल दूंगा, उसको निकाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हट, कुछ नहीं कर सकता। तो क्यों भैया, तुम कौन हो? उसे जिसे नौकरी पर रखना रखेगा, नहीं रखना नहीं रखेगा। तुम कौन होते हो रोक देने वाले? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गजब है, हर जगह ये हाल है। ठीक है, चलिए। 1st June 1984, what happened in Delhi? Our freedom loving people, they were singled out in thousands. What happened at the Golden Temple? What I'm saying is, don't take these narratives at face value. These narratives are dangerous narratives. These narratives must be exposed by discerning by intelligent people. You must learn to question because we have weaponized the people through mechanism which is not rational. Deliberated status to people without examining. We think what they say is right. No one asked the author why they were judges of the Supreme Court. Why they wanted them to be ruler. We must learn to ask questions. Because in democracy, this is our most basic right. धनखड़ साहब कहते हैं किसी को भी इतना बड़ा आइकन मत बना लो कि आप सवाल ही ना पूछ पाओ। बिल्कुल, मैं भी यही बोलता हूँ, कोई भी आदमी रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ बना दिया गया लोगों को। अब आइए, बहुत मजेदार बात है, उस पर चलते हैं। Constitution frameworks are very wise people. People who deeply believe in national welfare. They debated for 18 sessions. For over little less than 3 years. ऐसे नहीं बन गया संविधान। 18 घंटे बहस हुई 3 साल तक। There was no confrontation. There were no disturbance, no disruption. सॉरी, 18 सेशन। कोई बहस नहीं हुई इसमें, सिर्फ डायलॉग हुए। लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, कोई झगड़ा नहीं हुआ इसमें। Very contentious issues. But they frame all of it. The judges will be appointed under Article 124 and a consultation vote was used. What is it? You know about consultation? Lexicon defines it. Consultation is not encouraged. Consultation is consultation. Article 124 was very specific. And with respect to Article 124, we have a very important discourse by Dr. B.R. Ambedkar. And B.R. Ambedkar आर्टिकल 124 में भारत के संविधान में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जजों की नियुक्ति सरकार करेगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन लेंगे आपसे, राय मशवरा लेंगे। हिंदी में समझिए, कंसल्टेशन का मतलब क्या? मशवरा लेना, राय लेना, आपकी राय ले ली। लेकिन वो राय को कैसे बदला गया जरा आप देखिए। अंबेडकर साहब ने इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से और भी कहा, इस कंसल्टेशन को कॉन्करेंस में बदल दिया गया। कॉन्करेंस मतलब सोचिए कहां से कहां ले गए। राय मशवरे को अधिकार पे ले गए कि हम बताएंगे तुम उसको फुलफिल करोगे, हम ऑर्डर देंगे तुम उसको फुलफिल करोगे। अंबेडकर साहब ने इस बात को बहुत पहले बता दिया था। क्या? This was with regard to the question of the concurrence of the justice. Dr. B.R. Ambedkar says, I quote boys and girls for your benefit. I quote, I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to vest in the President or the government of the day. And Dr. B.R. Ambedkar said, I therefore think that is also a dangerous proposition. But in the second judge's case, in 1993, the court interpreted concept. अंबेडकर साहब ने उस समय जब संविधान बनाया था तब ये कहा था कि जजेस को वीटो पावर देना, वीटो देना कि नहीं किसका अपॉइंटमेंट होना, कहाँ होना, ये नहीं दे सकते। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं कि हम पार्लियामेंट को छोड़ के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़ के हम इन पर भरोसा कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप को अपॉइंट करने लगेंगे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन का निर्माण हो जाएगा। सोचिए कब उन्होंने इस बात को कहा था और आज वो हो रहा है देश के अंदर। लेकिन इसके बाद 1993 में क्या किया? जज साहब ने गजब का काम कर दिया। 1993 में The court interpreted consultation will be read as two words. But कंसल्टेशन को कंकरेंस पढ़ा जाएगा। एक मिनट, संविधान में कोई चीज लिखी हुई है, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये जो लिखा हुआ है कंसल्टेशन, इसको कॉन्करेंस पढ़ा जाएगा। भैया कौन, किस हिसाब से पढ़ लिया जाएगा? क्यों? कहीं संविधान में लिखा है ऐसा? ऐसा कौन सी किताब में लिखा? हमें तो समझ में नहीं आया भाई, कहां से ले आए।
और इसका मतलब भी बदल दिया। पहले था कंसल्टेशन, इसको कर दिया कॉन्फ्रेंस, और कहते हैं अब कॉन्फ्रेंस ही माना जाएगा। किससे पूछ के? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में तो ये लिखा था कि कंसल्टेशन है, उसको आपने बदल कैसे दिया? Good morning, sir. What would you like to order? Chinese, French, Italian, or Japanese? Indian Constitution uses these words. Consultation and conference in same article. आर्टिकल 370 में उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस क्योंकि शब्द लिखा नहीं गया, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस ही है। हाँ, लेकिन आर्टिकल 370 में स्पष्ट रूप से कॉन्फ्रेंस लिखा गया है और कंसल्टेशन भी लिखा गया है। यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट विच इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर डिक्लेयर्ड टू द प्रेसिडेंट टू द कॉरेस्पोंडेंट मैटर टू स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रूमेंट एसेशन गवर्नमेंट टू द एसेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डोमेनियन ऑफ India as the matter of the respect which dominion legislation may make laws for the state and such matters in the said list with the concurrence of the government of the state and the president may be order specify। तो दोनों शब्द हैं। ऐसे कैसे आप रीड कर लोगे? इसको ऐसा समझा जाए? नहीं समझा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ये वो चोरी थी, भारत के संविधान की चोरी, भारत के अधिकारों की चोरी, भारत के जो वी द पीपल है उनके हाथ से जो सत्ता हथिया ली गई जब सरकारें कमजोर थी 1993 में, तब यह हथिया लिया गया धीरे से, पता ही नहीं चला किसी को। उन्होंने फट से उन्होंने हथिया लिया। कहाँ भैया, क्या संविधान में, पार्लियामेंट में कहीं ये पास हुआ क्या? ये चेंजेस हुए क्या? हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र मान लो क्या? आप कहोगे ना संविधान में कहाँ लिखा है, तो संविधान में कहाँ लिखा है? कॉन्फ्रेंस शब्द नहीं है। आपने अपनी मनमर्जी कैसे उसको डाल दिया? ये जो चोरी की आपके अधिकारों की, ये जो चोरी की है भारत की डेमोक्रेसी की, ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने। respect to the legal state of the country. Article 370 has both expressions in the same sub-articles. How can these two words be different by the Supreme, by the Constitution accepting the words? In the Constitution can be read differently. सुप्रीम कोर्ट का कहना था एक ही है दोनों शब्द, दोनों अलग है भाई साहब। संविधान में दोनों का इस्तेमाल किया गया अलग अलग। Now, the situation is engaging attention of everyone, and it is our obligation as citizens of this country to think about how things are moving. कहता है अब हमको सोचना पड़ेगा थिंग्स कैसे बोलूँ, कैसे इसको आगे लेकर जाया जाए। सवाल जरा समझिएगा जनाब, यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को आपको समझना होगा और बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना, क्योंकि बिना इसके अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जजेस का अपॉइंटमेंट हो कैसे? क्या जजेस खुद अपने आप को अपॉइंट करें जैसे कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है? वो तो फेल्ड सिस्टम है। अगर वो खुद को करेंगे तो अपने चाचा भतीजों को, अंकल जज जो आज तक होते आए वो आगे भी होते रहेंगे। इट इज़ अ नेवर एंडिंग एपिसोड। अब आते हैं दूसरी बात पर, तो क्या इसका अधिकार सरकार को दे देना चाहिए? तो सरकार के पास चला जाएगा तो हाई कोर्ट से जो जज है या जिसको हाई कोर्ट में जाना है, नीचे लोअर कोर्ट से है, या हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, फिर वो सरकार के हिसाब से फैसले देगा। तो बायस्ड फैसले हो सकते हैं, तो पूरी पावर इनको भी नहीं दे सकते। इसमें कोई दो राय है क्या? तो कोई ऐसा सिस्टम इजाद किया जाना चाहिए जिसमें कि जजेस का अपॉइंटमेंट एकदम क्लियर हो। अब इसमें एक चीज़ आती है कि या तो आप एग्ज़ाम करा लो और या आप मेरिट के आधार पर, जिसकी सीनियोरिटी है तो उसके आधार पर दे दो, या मेरिट करा लो, एग्जाम करा लो, उसके आधार पर दे दो। अब इसमें भी समस्या आती है। सरकार का एक अक्सर कहना होता है, और क्योंकि हम लोग सरकार का पार्ट नहीं इसलिए नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग सरकार का पार्ट है बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये जो बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें सीनियोरिटी ओनली मेरिट नहीं है, वन ऑफ द मेरिट है। आप सीनियर हो सकते हैं लेकिन सरकार आपको बाईपास कर देगी, जैसे सीबीआई चीफ हो गया, ईडी चीफ हो गया, ये जो बड़े पद जितने भी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो गया। जरूरी नहीं है कि आप सीनियर मोस्ट हो तो आप ही को मिलेगा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमें किससे काम कराना ये हम तय करेंगे, सरकार का ये कहना होता है। और ऐसी कंडीशन में आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सीनियर मोस्ट को ही बना दो हर बार। ऐसा किया जाता है, कोशिश की जाती है, पर कई बार होता है कि नहीं है ऐसा, तो वो भी बदलना होता है। तो फिर क्या ऐसा वो निकाला जाए? कॉम्पिटेंसी कैसे तय होगी सर? कैसे तय करोगे कॉम्पिटेंसी को? आप पैमाना क्या रखोगे? तो कोई सिस्टम तो ऐसा निकाला जाना चाहिए जो बिल्कुल अलग हो, यूनिक हो, जिससे कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो तरीके से हो सके और ये सारे झगड़े झंझट बंद हो। बहुत आवश्यक है, चाहे इसके लिए कमीशन बनाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है देश के लिए। ठीक है, चलिए और सुने धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं। We cannot have a situation where you direct the President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has been 5 judges, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8, 5 out of 8.
राष्ट्रपति जिस बात को मैंने लेकर चला था, राष्ट्रपति को डायरेक्ट कर दिया। किस आधार पर, किस बेसिस पर, कैसे कर सकते हो आप? आपने कानून बदल दिया, आप कैसे कर सकते हो ऐसा? आर्टिकल 142 सॉरी, आर्टिकल 145(3) में जो पावर दी गई है, वो पावर दी गई थी 5 जजेस को, कम से कम 5 जज तो होने चाहिए इस फेवर में। कितने में से? तब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे। 8 जज के समय पर 5 जजेस की संवैधानिक बेंच होती थी। आज 30 जज हैं, आज भी 5 ही जज की है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा परसेंटेज लगाइए, 8 में से 5 जज कितने परसेंट होता है? और अब 30 में से उसी परसेंटेज पे लगाएंगे तो कितने जज हो जाएंगे? तो संवैधानिक बेंच कितने जज की बनेगी? तो ये 5 की कैसे कहानी चल रही है? अपने आप में गलत है सर, चीज़ें ही बिल्कुल गलत है। खैर, Now 5 out of 30 are voted. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was therefore 5 out of 8. We need to make a mix in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. क्या कहता है आर्टिकल 142? पहले इसको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इट्स नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, and any decree so passed or order made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by the under any law made by Parliament, and until provision in that behalf so made in such manner as the President may be order prescribe. वही बात कि तब तक के लिए, उस समय कानून जब नहीं है, उस समय पर जे अपना कानून पास कर सकते हैं, और तब तक के लिए होगा जब तक कि प्रोविजन उसके लिए ना बन जाए पार्लियामेंट से। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रपति के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया, इतने दिन में तुम ये करोगे। क्योंकि इन्होंने कर दिया तो रूल ऑफ लॉ बन गया तुरंत ही। इनके ऑर्डर करते ही वो रूल ऑफ लॉ बन गया, यानी भारत में ये लागू हो गया। ठीक है, अब लागू हो गया तो इन्होंने ऑर्डर क्या किया जानते हैं? भारत के राष्ट्रपति को इतने गवर्नर, पहले इन्होंने गवर्नर्स को किया कि इतने इतने दिन में आपको, कोई भी आपके पास कानून बनकर आता है, आपको उसको यस और नो करना है। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? तो वो हाँ माना जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। समझे आप? इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास यदि कोई भी चीज़ जाती है, कोई बिल जाता है, कोई कानून जाता है, और राष्ट्रपति उसको यदि नहीं करते हैं तो वो 90 दिन में ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये उनका प्रीव्यू है? संविधान ने उनको पावर दिया, आपने तो उनकी पावर ही छीन लिया। आपने नया कानून बना लिया। तो नया कानून कैसे बना लिया? कहते हैं आर्टिकल 142। तो जो धनखड़ साहब है, उनका ये कहना है कि ये जो आर्टिकल जो इनको मिल गया, जिस आर्टिकल के तहत ये जो बात करते हैं, ये तो इनके लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह से है। 24/7 इनके पास में है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कुचलने के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह से ये आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 24/7 24 घंटे 7 दिन इनके पास ये पावर है, ये ताकत है। ऐसा नहीं कर सकते, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। I am not here to join issue. I am proud of Bharat that is rising as never before. The rise is unstoppable. I am proud of the ecosystem in the country, hope and possibility, buoyant economy, infrastructure unbelievable, global reputation of the Prime Minister. Never heard Indian Prime Minister will be a global leader of that level. India is respected all over. We therefore have to be extra cautious that these forces that are active, you have to analyze them. I do not wish to take on an individual, I have respect for all. But then we have to be analytical mind, discerning mind. We cannot have a situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 are voted.
But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be locked in hand have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? Have forgotten the power of the Constitution. धीरे से धनखड़ साहब ने एक चीज तो समझा दी है, जिन जजेस ने किया है, जो ये सब कर रहे हैं, वो भारत के संविधान की ताकत को भूल गए हैं, क्योंकि संविधान के अंदर ये ताकत दी हुई है कि आप किसी जज को हटा सकते हो। एक इशारा हल्का सा किया गया है, क्या कुछ ऐसा होगा? इतनी हिम्मत है कुछ करने की? How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was them for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. The good thing is, the government policies are yielding results. People-centric policies are rewarding to the ordinary man. The ordinary man has a bank account today, a toilet in the house, an internet connection, a gas connection. कहते हैं वी द पीपल की पावर को पहचानना चाहिए भाई। वी द पीपल की पावर को छीन लिया गया है, ये बहुत अलार्मिंग है। न्यूक्लियर मिसाइल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, जजेस के पास है 24/7। चलिए, बहुत गंभीर मामला था ये, और मैंने कहा था इस पर अभी इस पर चर्चा करेंगे। या शर्मा जी का एक कमेंट ले लूँ। सर ये सब तो पब्लिक और सरकार सब जमाए ही हैं पहले से। माय लॉर्ड से सारे परेशान हैं, न्याय व्यवस्था ज़मीन पर रेंग कर चल रही है। यकीन मानिए अब भी होना कुछ नहीं है लास्ट में। ये तो हमको भी मालूम है, कोशिश तो करेंगे ना सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है।